हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम बात करने वाले हैं एचपीटीजीटी कमीशन के फिजिक्स पोर्शन की कि आपने फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स में आपको क्या क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ आज डिस्कस की जाएगी डिटेल में। तो एंड तक आपने वीडियो को देखना है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ पोर्शन रहता है कि आपके पास कि आपने कौन से टॉपिक से आपको ज़्यादा आता है, वो भी मैं आज डिस्कस करूँगा आपके साथ। सब चीज़ आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है, तो एंड तक आपने वीडियो को देखना है, ठीक है। तो चलते हैं, अपने फिजिक्स का पोर्शन रहेगा पूरा सेशन में, फिजिक्स सारी डिस्कस करनी है। सबसे पहले बनानी है आपने स्ट्रेटेजी। कोई भी अगर आपके पास एग्जाम होता है उसमें सबसे पहले सबसे मेन चीज होती है स्ट्रेटेजी, कि आप उस एग्जाम को कैसे पढ़ने वाले हो, उसके लिए क्या आपको इंपॉर्टेंट आने वाला है उसमें से। तो आप एक क्या करोगे, रफ आइडिया लगाओगे कि आपके पास क्या क्या टॉपिक्स आपको आने वाले हैं, क्या क्या प्रीवियस ईयर में आपको पूछा जाता है, क्या पहले पूछा जाता था बट अब थोड़ा कम हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल ले, एक चैप्टर था ग्रेविटेशन। पहले ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं, बट अब हमारे पास ग्रेविटेशन के क्वेश्चन थोड़े कम हो गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट। आपको हर एक टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कोई भी कंसेप्ट है, जैसे आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का कोई टॉपिक कर रहे हो, तो उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पूरी डेरिवेशन आपको क्लियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पूरी डेरिवेशन आप कर सकते हो एक बार, बट आपको ऐसा नहीं कि वहां पे पूरी डेरिवेशन पूछी जाएगी। उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, जो फॉर्मुलेज होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, या फिर हमारे पास जो की पॉइंट्स किसी भी टॉपिक के होते हैं, उसमें से चीजें पूछी जाती हैं आपको। तो बेसिक कंसेप्ट का ये रोल है आपके पास। सेकेंड है शॉर्ट नोट्स। जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हो तो उसके ना शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसमें से जो जो चीज फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है या फिर कोई लाइन इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अलग से लिख लो। तो ये शॉर्ट नोट्स आपके कहाँ कहाँ पे काम आने वाले हैं आपको। एक तो आप कोई भी एग्जाम दोगे, ठीक है, एचपीटीजीटी के अलावा, इसके अलावा भी अगर कोई एग्जाम देते हो तो आपके शॉर्ट नोट्स हर जगह काम आते हैं। कभी लेवल थोड़ा अप हो जाएगा, कभी लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आपके क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने शॉर्ट नोट्स बनाने, काफी जरूरी चीज होती है, क्योंकि एंड टाइम में आप ऐसा नहीं होता कि आप पूरा का पूरा पढ़ पाओ फिर से। तो आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, उसी से आपका काफी कुछ हो जाएगा, ठीक है। मेनली हमारे पास सबसे मेन पार्ट आपका, जब भी आप कोई प्रेपरेशन कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका शॉर्ट नोट्स ही रहता है, कि आपके नोट्स क्या हैं, क्या आपने लिखा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि आप शॉर्ट नोट्स में सब कुछ ही भर दो, जो आप पढ़ रहे हो सब कुछ शॉर्ट नोट्स में नहीं आता है। शॉर्ट नोट्स में आएगा बेसिक फॉर्मुलेज जो आपको करने हैं, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आया हुआ है, तो आपने फॉर्मूला लिखना है, अलग से फॉर्मूला लिखना है, या फिर कोई कंडीशंस, क्यों की पॉइंट्स किसी टॉपिक के हैं वो आपने लिखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लर्न फॉर्मूला। यही मैं बात कह रहा था आपको, फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं, तो ये इसी से रिलेटेड है। जब शॉर्ट नोट्स आपके पास होंगे तभी तो आप फॉर्मूले लर्न करोगे, ठीक है। एक तो तरीका हो गया, आपने फॉर्मूले कैसे लर्न करने अपने शॉर्ट नोट से। रोज डेली प्रैक्टिस करो, 5-10 फॉर्मूले भी रोज डेली कर सकते हो आप याद। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फॉर्मूले नहीं याद कर सकते हो, आप 5-10 फॉर्मूले तो रोज डेली याद कर सकते हो। किससे? शॉर्ट नोट से, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसके फॉर्मूले पढ़े, उसी के ऊपर क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिए, ये सारी चीजें आपने करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा। देखो एग्जाम में आपको क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चंस ही आएंगे। और आपकी जो एचपीटीजीटी कमीशन का पेपर होता है नॉन मेडिकल का, उसके फिजिक्स पोर्शन में आपको अराउंड 35 to 40 क्वेश्चन आते ही आते हैं फिजिक्स के, ठीक है। उसमें से आपके जो रहेंगे, थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेते हैं। कुछ पार्ट तो आपके पास रहेगा मॉडरेट, कि आपके पास मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। कुछ आपके पास आते हैं इजी, और बहुत ही कम पोर्शन आपके पास होता है टिपिकल क्वेश्चन का, ठीक है, जो आपके पास ट्रिकी या फिर हार्ड बोल देते हैं। ट्रिकी मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि वो होता इजी है पर आपको समझ नहीं आता कि कहां से पूछ लिया है, तो ये पोर्शन हमारे पास थोड़ा कम रहता है। मेनली आपने फोकस किस पे करना है, जो मॉडरेट टाइप, सबसे ज्यादा मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना। तो ये इजी है, इनके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सोल्व भी करने पड़ते हैं थोड़े बहुत, कि फॉर्मूला अप्लाई करा, सोल्व किया, कभी कभी फॉर्मूला भी याद नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने क्या करने, प्रैक्टिस करने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। रोज डेली मान के चलो कि आपने 2 कंसेप्ट कर लो आप, ठीक है, जिसकी जैसे मतलब आप जितना आपको टाइम मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कुछ हमारे पास जॉब भी कर रहे होते हैं लोग, जॉब के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब लेक्चर जो हमारे पड़े हुए हैं वो यूट्यूब लेक्चर्स देखो आप। उसके अलावा क्वेश्चन के जो सेशन हम कराते हैं, क्वेश्चन सेशन देखो, ठीक है। एक कोर्स भी आ रहा है 17 जुलाई से, हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 17 जुलाई से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको सब कुछ मिलेगा,
सारे बेसिक कंसेप्ट आपको कराए जाएंगे, उसमें नोट्स प्रोवाइड होंगे, सारे के सारे एमसीक्यू के आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, डीपीपी जिसको हम बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो सारे चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन में आपके पास क्या रहेगा, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या फिर उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और मैं आपको क्या बोल रहा था कि आपने क्या करना है, अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है कि आप 1 घंटा लगा सकते हो रोज डेली पढ़ने में फिजिक्स को, तो आप क्या करो, 2 तो कंसेप्ट कर लो रोज। 2 कंसेप्ट करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं जाता। अगर आप कोई 2 टॉपिक ही पढ़ रहे हो, 2 टॉपिक में कोई ज्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा। 2 तो टॉपिक कर लो, साथ में क्या कर लो, उसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी चेक कर सकते हो कि उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो साथ में कंसेप्ट के साथ आपने क्वेश्चन भी करना है। तो एक कंसेप्ट प्लस उसके 5 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन, तो ये अप्रोच आप रखो तो आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। आपको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है कि आप ऐसा मत करो कि आप स्किप कर रहे हो। डिसिप्लिन वे में रोज डेली आपने कंसेप्ट करने हैं, जिसको जितना टाइम मिल रहा है। मैंने 2 कंसेप्ट लिखे, किसी किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है जो इसी पेपर को कर रहा है डायरेक्ट, वो जॉब नहीं कर रहा, तो हमारे पास क्या कर सकते हैं, वो 4 कंसेप्ट कर सकते हैं। 4 कंसेप्ट करो प्लस उसके क्वेश्चन करो। आपके पास और भी सब्जेक्ट होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करके क्वेश्चन करने हैं और आपने कंसेप्ट करने हैं। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर हमारे पास क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो आपके पास प्रीवियस ईयर में पूछा जा रहा है उसी से रिलेटेड थोड़ा सा पार्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं आपको ग्राफ वाली चीज होती थी, थोड़ा रिकॉल करो। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, मान लेते हैं कि लास्ट ईयर में आपको, मान लेते हैं कि हमारे पास लास्ट ईयर में पोजीशन टाइम ग्राफ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, या तो स्लोप का क्वेश्चन आता है इनसे, ठीक है, फिगर नहीं आएगी आपको, उसमें डायग्राम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते, सिंपली आपको पोजीशन टाइम ग्राफ लिखा होगा। अगर आपको लास्ट ईयर में इससे क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको चांसेस हैं कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने तीनों टाइप के ग्राफ करने होंगे। जैसे आपको पोजीशन टाइम ग्राफ से आया तो आप पोजीशन टाइम ग्राफ तो करोगे क्योंकि लास्ट ईयर में अगर वो आया हुआ है, तो उसके साथ साथ आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी करना है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी करना है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो स्लोप वाले या फिर आपके पास आएंगे एरिया अंडर द कर्व। अगर डिटेल में चीज देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दूंगा लिंक। आपने ना सिलेबस भी देखना है, मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस कर रखा है पहले एचपीटीजीटी कमीशन का, उसको आप देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक ऐड करा दूंगा, वो भी देख लेना आप साथ साथ। पूरा वीडियो देखना अपने लास्ट तक, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, बेसिक कंसेप्ट करने, देन उसके बेसिक कंसेप्ट के आपने नोट्स बनाने, साथ साथ नोट्स को रोडली रीड करना है आपने। अगर किसी भी चैप्टर के आपने नोट्स बना लिए, आपने हार्डली क्या करना है, जैसे आपका चैप्टर है 1 या 2 पेज में उसके शॉर्ट नोट्स आने चाहिए आपके, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का मीनिंग ये होता है कि आपने पूरे चैप्टर को कम पेजेस में लिखा हुआ है, फॉर्मूले लिखने हैं, की पॉइंट्स लिखने हैं, बस ज्यादा नहीं कि उसमें न्यूमेरिकल्स भी आपने ऐड कर दिए, उतना सब नहीं करते शॉर्ट नोट्स में। फॉर्मूले लर्न कर लोगे, इसी से आप प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, ये मैंने आपको बोला कि रोडली आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने खूब सारे, ठीक है। कुछ तो आप खुद से कर सकते हो, कुछ हमारे पास कर लेना आप, ठीक है। जो यूट्यूब पे हमारे वीडियोस चलते हैं उनमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट सीरीज भी होती है। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं आपने, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पूरा फुल स्ट्रेटेजी, इसमें आपने कैसे अप्रोच करना है फिजिक्स को। फिजिक्स के लिए सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आपने करने हैं, देन आपके पास क्या होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए उस चीज के। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं, या फिर आपके पास प्रैक्टिस करने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। किस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर की भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास मेनली प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा डिफरेंट पैटर्न नहीं रहेगा। और मैंने आपको लेवल बताया कि आपके पास ज्यादा क्वेश्चन कौन से लेवल के होते हैं, मॉडरेट लेवल के। इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, और जो आपके पास टिपिकल लेवल के होते हैं, फिर ट्रिकी जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक आपके पास है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें से आपको क्या क्या चीज पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आएगा यूनिट्स, आपको यूनिट्स क्लियर होनी चाहिए, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं उनकी यूनिट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा, डायमेंशंस,
डायमेंशन आपको क्लियर होनी चाहिए। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने को, 2 से 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपको डायरेक्ट आ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट काफी चैप्टर है। अच्छा एक चीज और है, जहां भी स्टार लगा हुआ है तो उसको समझ जाना आप लोग कि हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से आपको क्या क्या पोर्शन आएगा, यूनिट्स आएंगे, डायमेंशन आएंगे, एरर के 1-2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है, चांसेस इनके भी रहते हैं। ये फिर आपको आते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल में हमारे पास है, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ते हो आप, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास कितनी होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पूछ लेंगे, लाइट ईयर पूछ लेंगे, पार्सेक पूछ लेंगे, किस चीज की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट होते हैं तीनों, एरिया में आपसे पूछ लेंगे, लेंथ के अलावा मास में आपसे पूछ लेंगे, मास के अलावा टाइम में भी आपको पूछ सकते हैं, जैसे 1 शेक की वैल्यू, 1 शेक हमारे पास कितना होता है 10⁻⁻8 सेकंड। कुछ इस तरह की चीजें आपको आती हैं क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। इसमें तो हमारे पास 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर, ठीक है। या फिर सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, वो उसमें आ जाता है, जो एरर वाला पार्ट है ना उसी में सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ वैल्यू आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन 1D एंड 2D, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काइनेमेटिक्स का ये पार्ट होता है। काइनेमेटिक्स का ये पार्ट होता है, इसमें क्या आएगा मोशन इन 1D या फिर मोशन इन 2D। मोशन इन 1D को हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन 2D मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। जो आपका 1D मोशन है, 1D में से आपको क्या क्या चीजें आ सकती हैं, सबसे पहले तो आपके पास जो बेसिक टर्म होती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अलग से डिस्कस करते हैं इसको। डिटेल में अगर देखना है तो आपने सिलेबस वाली वीडियो देख लेना, डिटेल में वहां पे डिस्कस्ड है ये चीजें। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, रफ आइडिया देता हूँ क्या क्या चीज यहाँ से आ सकती है। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बहुत लिमिटेड टर्म होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज स्पीड, वेलोसिटी, इनके टाइप्स भी करने हैं आपने। एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ, ये सारा पार्ट हमारे पास किस चीज का है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में से इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला, सिर्फ आपने इतना ही पार्ट करना है उसके लिए। सिंपल सी टर्म है, अगर आप करने भी बैठो तो हार्डली आपको 30 मिनट या फिर 1 आवर लग जाएगा इतना पार्ट करने के लिए, कुछ ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये तो मोशन इन 1D हो गया, मोशन इन 1 डायमेंशन या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, या फिर इसको क्या बोलते हैं 2D, 2 डायमेंशनल मोशन और 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल को हम क्या बोल रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड टाइप ऑफ मोशन इज मोशन इन अ प्लेन, इसको बोलते हैं 2D मोशन। इसमें सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है वेक्टर्स। वेक्टर्स आपको आने चाहिए, वेक्टर्स से ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आपको नहीं आता, ठीक है। मॉडरेट तक इसमें लेवल रहेगा आपका। इसमें आपको स्केलर, डॉट प्रोडक्ट ये भी पढ़ लेना एक बार, स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट ये जरूरी है काफी। उसके अलावा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के रिजल्ट आने चाहिए आपको। इसके रिजल्ट्स जो इसके फॉर्मूला आए थे ना एंड में, वो आपको आने चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी क्वांटिटी वेक्टर होती है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है, सारी चीज आपने पढ़नी है इसमें से। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या रहेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो देखने को मिल जाएंगे आराम से इस चैप्टर से। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको काफी जरूरी है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने ध्यान से करना है। इसमें 3 चीजें रहती हैं आपके पास, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर मैक्सिमम हाइट, या फिर एक पॉइंट और आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। ये 4 चीज आपने करनी है। जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री उसको भी लिख लेते हैं, स्पेस नहीं बचा इधर तो चलो नेक्स्ट पे लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ
ट्रेजेक्ट्री। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसमें आपको क्या आएगा, इसमें न्यूमेरिकल आपको बनने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, ठीक है। इसकी दो फॉर्म होती हैं, दोनों फॉर्म आपने करनी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। जस्ट आपने फॉर्मूले याद करने हैं, इसके कुछ नहीं करना बाकी आपने, ठीक है। जो भी हमारे पास ट्रेजेक्ट्री होती है, जो भी पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का, उसको डिफाइन करने के लिए जो इक्वेशन यूज करते हैं उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। उसमें आपको सिर्फ दो इक्वेशन आती हैं इसकी, मतलब दो फॉर्म है एक तरह से, वो आपने दोनों याद करनी है। दोनों फॉर्म से आपको या तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछ लेते हैं, या फिर उससे आपको न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन सकता है, बिल्कुल इजी, कि आपने वैल्यूज पुट करनी है और सोल्व करना है, बस इतना काम करना है आपने। तो ये मोशन है ना प्लेन का पार्ट हुआ। इसमें लास्ट आपके पास टॉपिक रहेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक पार्ट ये भी रहता है, जब सर्कुलर मोशन आपके पास शुरू हो जाता है तो उसमें आपके पास टर्म चेंज हो जाती है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलने लग जाते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसमें आता है। सेम जैसे आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी, इसके लिए अलग इक्वेशन ऑफ मोशंस बनेंगी। तो ये भी चैप्टर का एक पार्ट है, जो मोशन इन अ 2D होता है आपके पास, मोशन इन अ प्लेन, तो ये भी आपने करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में से आपको काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर लास्ट 2 ईयर का एनालाइज करें पेपर, तो अप्रोक्स 5 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। एक बार 3 आए हैं, एक बार 2 आए हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा एनालाइज करें, इन सब का भी ऐसी पैटर्न रहता है, पर इन तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट अब तक लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। इनमें से भी आपके पास 2-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं अराउंड हर बार, ठीक है। तो इसमें से आपके पास ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, जो लास्ट ईयर आए हुए हैं एक तरह से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने लॉज ऑफ मोशन को भी काफी क्लियरली करना है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन में। एक तो न्यूटन्स के लॉ आने चाहिए आपको, न्यूटन्स के लॉ आपने मिस नहीं करने हैं, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इम्पल्स, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये टॉपिक है कुछ मेन, ठीक है। कुछ अगर मिस भी हो जाए तो आपने फिर भी देख के खुद करना है एक बार, ठीक है। मैं तो मेन टॉपिक्स बता रहा हूं आपको कि इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से कौन से टॉपिक आपको मोस्टली पूछे जाते हैं। डायरेक्ट इनके फॉर्मूला बेस भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ आपके पास होता है F=ma, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बन सकता है कि एक्सेलरेशन पूछ ले, फोर्स और मास आपको गिवन हो, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं डायरेक्ट। मतलब इतना ये तो इजी पोर्शन में जाएगा, मॉडरेट लेवल में थोड़ा सा घुमा के बना सकते हैं क्वेश्चन, वो चीज भी आपने अप्रोच रखनी है। तो ये हमारे पास पार्ट था लॉज ऑफ मोशन का। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें से भी काफी क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपको, अप्रोक्स ये भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आपको आ जाते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर, ये 3 पार्ट में होता है। एक तो वर्क हो गया, सेकंड इज एनर्जी, लास्ट इज पावर। वर्क हमारे पास वर्क की फॉर्म पूछ लेंगे, फिर उसका जो फॉर्मूला सिंपल होता है उससे क्वेश्चन आ जाता है। एक बार डिस्कस करते हैं इसको भी। वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क में आपको पूछा जा सकता है तो टाइप्स ऑफ वर्क, कोई भी आपको एग्जांपल दे देंगे, बताना है आपने कि वो किस चीज का एग्जांपल है, जीरो वर्क का, नेगेटिव वर्क का, पॉजिटिव वर्क का। 3 तरह के वर्क होते हैं हमारे पास, तो उसमें से टाइप्स ऑफ वर्क आपको आ सकता है। या फिर दूसरा जो पोर्शन यहां से बनता है वो बनता है इसके फॉर्मूले से, जो वर्क का फॉर्मूला होता है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपको। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी के 2 टाइप होते हैं आपके पास, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपको। पावर के आपके पास फॉर्मूले होते हैं, P इज इक्वल टू W/T, या फिर P इज इक्वल टू एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है FV। ये काफी इंपॉर्टेंट बना जा रहा है आजकल ना, ये जो आपके पास फॉर्मूला दूसरे वाला होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं इसको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते होते हैं, डिवाइड बाय T, तो D/T क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, तो FV। तो ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट हो गया, मैक्सिमम बच्चों को याद नहीं रहता। डायरेक्ट आपको फोर्स और वेलोसिटी गिवन होगी, आपको समझ ही नहीं आएगा आपने पावर कैसे निकालनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। तभी मैं आपको कहता हूं कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, कंसेप्ट पढ़ो। कंसेप्ट में जैसे आप पावर के जो फॉर्मूले आ रहे हैं, जैसे इंपल्स के 4 फॉर्मूले होते हैं, आपको तो एक ही पता होगा, आपने चारों के चारों फॉर्मूले लिखने हैं,
ठीक है, किसी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें भी हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं टोटल, 2 क्या 3 हो जाते हैं। अगर हमारे पास इसको चेंज करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आता है। अगर वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो हम इसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं mgh/t। तो इससे भी फॉर्मूले से बन सकता है आपको क्वेश्चन। तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर डायरेक्ट आपसे फॉर्म पूछ लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने तैयार रहना है पूरा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? मोशन पे। ये किस पे डिपेंड करती है? पोजीशन पे, कि कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये कुछ चीजें थी। तो आपने वर्क एनर्जी पावर में तीनों टर्म अलग अलग पढ़नी है, इनके कन्वर्जन भी आपको आने चाहिए। जैसे 1 किलोवाट, एक क्वेश्चन आपके पास आता ही आता ज्यादातर। ये वैसे तो इनिशियल चैप्टर का होता है, जब आपका फर्स्ट चैप्टर होता है ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट, पर ये पूछा यहां भी जाता है क्योंकि ये इसका पार्ट भी है। 3.6 इंटू 10⁻⁶। तो ये आपके पास किस में रहेगा? जूल में। तो ये आपने याद रखना है। कुछ इस तरह के कन्वर्जन वाली चीजें, कन्वर्जन वाली आपने फोर्स के लिए और एनर्जी के लिए फर्स्ट चैप्टर में भी करनी है। बट आपने जब चैप्टर वाइज चीजें आती हैं, जैसे वर्क एनर्जी पावर है, तो वर्क एनर्जी पावर में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट भी है, इसका पार्ट भी है, तो इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने इसको मिस नहीं करना, आपने इसको करना ही करना है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ग्रेविटेशन। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन पूछे आते थे आपसे, ग्रेविटेशन चैप्टर से पहले क्वेश्चन आते थे, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और बिल्कुल ईजी है। ठीक है, इसकी अप्रोच बहुत सिंपल होती है। 2-3 चीजें हैं जिनको घुमा घुमा के सोल्व करते रहते हैं बस। ठीक है, वेरिएशन इन जी हो गया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। एक बार हल्का सा डिस्कस करते हैं इसको भी, समझो इसको भी, ग्रेविटेशन में क्या क्या चीज आपसे पूछी जा सकती है। इससे क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं, तो चांसेस है कि इससे क्वेश्चन अब बनने लगे, क्योंकि एग्जामिनर का क्या रहता है माइंडसेट कि जिससे आप ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो, एक टाइम के बाद क्या होता है उस चैप्टर को थोड़ा कम कर देते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे के सारे चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं, पर जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रेविटेशन में देखो आप, ग्रेविटेशन में क्या क्या आ सकता है आपको? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपको डायरेक्ट, या तो फॉर्मूला, फिर कंडीशनल, या फिर जी की वैल्यू। ये वैल्यू आपने याद रखनी है डायरेक्ट। ठीक है, ये जी की वैल्यू होती है हमारे पास, ये आपने डायरेक्ट याद रखनी है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? केपलर्स के लॉ। केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। 3 तरह के लॉ होंगे, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ एरिया, पीरियड एंड टाइम। 3 आपके पास रहेंगे, तीनों आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास केपलर्स लॉ के बाद यहाँ पे क्या रहेगा? वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी, कि जी की वैल्यू में क्या डिफरेंस आता है। अगर आप इक्वेटर से पोल पे जाते हो एक क्वेश्चन, तो ये बन जाता है। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं इसमें कि अगर सेंटर ऑफ अर्थ पे आप चले जाओ या फिर स्पेस के अंदर चले जाते हो, तो जी की वैल्यू में क्या फर्क आता है। अगर आप एच हाइट ऊपर जा रहे हो या फिर डी डेप्थ बिलो जा रहे हो, जैसे अगर हम अर्थ का सरफेस इसको माने, ये अर्थ का सरफेस है, अगर आप डी डेप्थ अंदर आ रहे हो तो जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर आप एच हाइट ऊपर जा रहे हो तो जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ने वाला है। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। ये फिर आपके पास आएगा सैटेलाइट से क्वेश्चन। सैटेलाइट हो गया। इसके बाद हमारे पास दो चीज आती हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। ये कुछ टॉपिक्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इन दोनों को तो आपने मिस नहीं करना है, इनको करके ही जाना है आपने। मतलब जो टॉपिक मैं लिखवा रहा हूं इनको तो आपने करना ही करना है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन बने हुए हैं पहले। इसके तो हर साल ही क्वेश्चन बनते हैं काफी ज्यादा। ये थर्मल एक्सपेंशन वाला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर वगैरह आता है। डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है वाटर की, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऐसी टर्म आती है यहाँ पे। वाटर की डेंसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, इस तरह के टॉपिक यहाँ से बनते हैं। एक्सपेंशन से रिलेटेड बन सकता है आपको पार्ट, या फिर आपके पास क्या होता है, रेडिएशन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, इनसे क्वेश्चन आपको बन सकता है। लिख देता हूं एक बार, रेडिएशन, कंडक्शन, अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक हैं, इनमें से आपने इनके एग्जाम्पल करने हैं। और कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए।
तो ये चीजें हैं जो इस चैप्टर में से पूछी जाती हैं, और फिर भी इसमें से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, 3-2 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे इससे। तो ये जो आपके पास फर्स्ट स्लाइड में आपके पास चीजें हैं, इसमें थोड़ा ग्रेविटेशन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, क्योंकि ग्रेविटेशन से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जा रहे हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। बाकी ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही सारे, इनसे तो 2-3 क्वेश्चन आपको आ ही रहे हैं हर बार। ठीक है, टॉपिक्स मैंने मेंशन कर दिया कि इन टॉपिक्स में से आपको आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं ही कराऊंगा, कुछ आपने खुद से करने हैं। ठीक है, खुद भी सेल्फ स्टडी करनी है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इससे थोड़े कम क्वेश्चन रहते हैं। एक तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया, या फिर आपके पास एक और होता है सॉलिड वाला। जो सॉलिड वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं चैप्टर को, इलास्टिसिटी वाला चैप्टर जो होता है, इसी से याद होगा इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, ये वाला पार्ट, इससे भी क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। पूरा एक साथ ही आएगा चैप्टर, फ्लूइड वाला भी और सॉलिड वाला भी। ठीक है, एक ही जैसे हैं ये, बस ये फ्लूइड के लिए होता है, ये सॉलिड के लिए होता है। तो इलास्टिसिटी में आपने क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको आएगा स्ट्रेस, मतलब आपको नहीं आएगा स्ट्रेस, टॉपिक स्ट्रेस है इस चैप्टर में। ठीक है, सेकेंड इज स्ट्रेन, नेक्स्ट इज हुक्स लॉ। ठीक है, एक आपके पास आता है यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इससे थोड़े कम क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ये हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं इसको। ठीक है, हुक्स लॉ के बाद ना हमारे पास एक नई चीज आती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसमें 3 तरह की चीजें बनेंगी, एक तो यंग्स मॉडुलस, एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसमें से 3 मॉडुलस आपके बनते हैं। जैसे देखो, 3 तरह के स्ट्रेस, 3 तरह के स्ट्रेन, 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये चीजें आपने याद करनी है, तीनों टाइप करने हैं इसके सारे। फिर हमारे पास लास्ट में यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, इसमें से भी क्वेश्चन बना हुआ है, डायरेक्ट आया हुआ है इसका फॉर्मूला। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कुछ ऐसी चीजें रहती हैं आपको, या फिर कुछ टर्म होती हैं जैसे इलास्टिक फैटिग हो गया, ये सारी चीजें। तो ये हमारे पास पार्ट हो गया इलास्टिसिटी वाले चैप्टर का, जो सॉलिड पार्ट होता है। फ्लूइड में आपको क्या क्या चीजें आ सकती हैं, फ्लूइड की भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्लूइड में आपको चीजें रहेंगी, सबसे पहले 2 तरह के फ्लूइड होते हैं, एक तो फ्लूइड स्टैटिक होती है, एक होती है फ्लूइड डायनेमिक्स। अगर फ्लूइड रेस्ट में होता है तो कुछ और चीजें होती हैं, कुछ और टर्म्स आपने पढ़नी होती हैं। दूसरे पार्ट में अगर फ्लूइड को हम मोशन कराने लगे, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स, इसको अलग से डिस्कस करते हैं एक बार, स्पेस कम था उधर। अगर फ्लूइड वाले चैप्टर की बात करें तो 2 तरह की चीजें बनेंगी यहाँ पे, या तो फ्लूइड स्टैटिक या फिर फ्लूइड डायनामिक्स। डायनेमिक्स का मीनिंग होता है यहाँ पे मोशन से रिलेटेड है, और जो आपके पास फ्लूइड स्टैटिक है उसमें रेस्ट वाली चीजें आएंगी। जो स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन, जो फॉर्मुलेज आएंगे वो सारे स्टैटिक में आएंगे। ठीक है, जब फ्लूइड मोशन नहीं कर रहा होगा, या फिर हमारे पास जब फ्लूइड मोशन करने लगे तो अलग चीजें आएंगी यहाँ पे फ्लूइड डायनेमिक्स में। ठीक है, जैसे बर्नौली थ्योरम वगैरह जो आती हैं, या फिर हमारे पास मोशन आते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, जैसे स्ट्रीमलाइन हो गया, टर्बुलेंट हो गया, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट, रेनॉल्ड्स नंबर, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अच्छा, रेनॉल्ड्स नंबर आपने ध्यान रखना है, रेनॉल्ड्स नंबर में क्या है कि सिर्फ 3 कंडीशन है कि हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू में अगर कम होगी, ज्यादा होगी, तो हमारे पास स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट में चेंज होते रहते हैं। वो फैक्टर आपने याद रखने हैं, और कुछ नहीं है इसमें। बर्नौली थ्योरम हो गई, बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, प्रेशर, और इसकी यूनिट्स काफी सारी हैं, कन्वर्जन वगैरह, वो याद रखना आपने। प्रेशर हो गया, ठीक है, डेंसिटी वगैरह भी आ जाती है, डेंसिटी भी रहेगी यहाँ पे। एक आपके पास यहाँ पे टॉपिक रहेगा सरफेस टेंशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक नहीं लिख रहे, बस थोड़े से जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहे हैं। या फिर हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा, या फिर लास्ट है अपने पास कैपिलैरिटी।
कैपिलैरिटी जो आपके पास होता है फिनोमेना, उसके एग्जाम्पल वगैरह आ जाते हैं आपको। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वैसे तो बहुत सारी चीजें पढ़ने को, स्टोक्स लॉ है इसमें, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी है, बट इन सब के आपने जब ये टॉपिक्स आप करोगे ना तो आपको फॉर्मूले लर्न करने ही पड़ेंगे। जैसे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, या फिर आपके पास स्टोक्स लॉ हो गया, ठीक है, तो इनको आपको सबको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। इन दोनों चैप्टर के मिला के आपको 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसकी तो आपके पास जो कंडीशंस होती हैं उसी से आ जाते हैं, तो उसके लॉज होते हैं कुछ, जैसे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है, उनसे क्वेश्चन बन जाता है। ये फिर आपको इससे क्वेश्चन बनता है जो इसकी एजम्पशंस होती हैं, ठीक है, 12-13 इसकी अजम्पशन होती है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। पूरा चैप्टर वहीं से कवर हो जाएगा आपका। ये फिर आपके पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर स्पीड्स, इसमें मॉलिक्यूलर स्पीड्स भी रहती हैं। इससे क्वेश्चन बन जाता है आपको। एक आपके पास यहां पे बनेगा जो इसके लॉज होते हैं। लॉज कौन से होते हैं यहाँ पे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। ये सेम चीज आप कहाँ पे पढ़ते हो, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सब चीज, ठीक है। तो ये लॉज आप वहां पे भी पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में। जो केटीजी आपके पास है थर्मोडायनेमिक्स है, थोड़ा सा मतलब मैच करता है सिलेबस केमिस्ट्री और फिजिक्स का, तो आप दोनों जगह आपको करना पड़ेगा इसको। थर्मोडायनेमिक्स में आपने क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। सबसे पहली टर्म आती है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ये आपको क्लियर होने चाहिए। देन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, मैं डायरेक्ट थर्म लिख के प्रोसेस लिख देता हूं, काफी स्पेस कम है यहाँ पे। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये कुछ चीजें हैं, तो ये आपने चीजें इसमें से पढ़नी है। जैसे कार्नोट हीट इंजन है, इसमें सिर्फ आपने उसके फॉर्मूले पढ़ लो या फिर उसके 1-2 क्वेश्चन कर लो, बिल्कुल सिंपल वाले। मतलब इसके बाद बता रहा हूं, जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आते हैं उसके बाद आता है कार्नोट हीट इंजन, या फिर आपके पास 2 स्टेटमेंट आती हैं केल्विन की और प्लैंक की, तो आप उसको हल्का सा रीडिंग कर लेना, ठीक है, उतना काफी आपके लिए है। ज्यादा ना आपने डीप नहीं पढ़ने उन टॉपिक्स को आपने, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में इतना है। केटीजी में मैंने आपको बता दिया, ये वाला पार्ट आता है केटीजी में से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑसिलेशन एंड वेव, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑसिलेशन वाले पार्ट में से थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। जैसे ग्रेविटेशन का मैंने आपको बोला था कि इसमें से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। सेम बात है ऑसिलेशन के लिए, ऑसिलेशन में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन में एक बार डिस्कस करते हैं, ऑसिलेशन में क्या बन सकता है आपको। वेट अ मिनट, चलो ऑसिलेशन की बात कर रहे थे ना, ऑसिलेशन करते हैं फिर। चलो ऑसिलेशन में आपको कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट कंडीशन से, या तो पीरियोडिक मोशन आपने पढ़ना है, पीरियोडिक मोशन आपको पता होना चाहिए, और उसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए। चलो पीरियोडिक मोशन के बाद आपके पास क्या आएगा, हार्मोनिक मोशन। इस हार्मोनिक मोशन के बाद ही हमारे पास आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो इसी का पार्ट होता है। अगर मैं इसमें सिंपल वर्ड ऐड कर दूं तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गया। जो हार्मोनिक मोशन होता है ये अलग चीज है, हार्मोनिक, मैं दोनों को ऐड करके लिख रहा हूं। हार्मोनिक का जो नाम होता है, सेकंड नेम इसका होता है ऑसिलेटरी मोशन। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन दोनों सेम चीज होती हैं, बट इनके एग्जाम्पल आपने पढ़ने हैं, एग्जाम्पल पढ़ने हैं। और उसी का एक टाइप होता है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम बोलते हैं एसएचएम। एसएचएम के बाद हमारे पास क्या आएगा, टाइम पीरियड, जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्योंकि सिंपल पेंडुलम इसका एग्जाम्पल होता है ऑसिलेटरी मोशन का। तो T = 2π√L/g, इससे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। या फिर एक दूसरा स्प्रिंग वाला केस का भी आता है, स्प्रिंग वाले केस में आएगा T = 2π√M/k, लिख देते हैं इसको भी। ये तो किसके लिए है, सिंपल पेंडुलम के लिए।
या फिर स्प्रिंग वाले सिस्टम में देखें तो स्प्रिंग वाले सिस्टम में आएगा T इज इक्वल टू 2π√m/k। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे, जैसे सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम है, इसको डिटेल में आपने पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, या फिर अगर हम L को बढ़ाएं या फिर G को बढ़ाएं तो T पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। या फिर आपको बनेगा जैसे अगर सिंपल पेंडुलम में बनाऊं, ये क्या होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, इनको मैं E से डिनोट कर देता हूँ। जो सेंटर में हमारे पास है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे क्या क्या टर्म बनेंगी फिर, या तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए x, वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन, ये तीन फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए सिंपल पेंडुलम के केस में, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले क्लियर होंगे तो आप इजीली कर लोगे। इसके बाद फिर क्या, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये एनर्जीज भी बनती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपने एक ना ब्रीफ ओवरव्यू लेना है, किस तरह के क्वेश्चन इजी बन सकते हैं, वो चीजें करनी है आपने। बाकी असाइनमेंट तो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको इन चीजों के, ठीक है, असाइनमेंट से कर लेना फिर। चलो, तो ऑसिलेशन हो गया। ऑसिलेशन के बाद हमारे पास दूसरा पार्ट है वेव्स। वेव्स के लिए आप क्या कर सकते हो, क्लास 9th की जो आपके पास साउंड चैप्टर है वो आपने पढ़ना है। जो क्लास 9th का आपके पास साउंड चैप्टर होता है आपने उसको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जो बेसिक चीजें वहीं से क्लियर होती हैं इसकी, ठीक है। जैसे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वगैरह, इनकी रेंज कि हमारे पास कौन सा एनिमल कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी में रहता है, जैसे बैट्स हो गए या फिर हमारे पास एलिफेंट्स हो गए, मॉस्किटो हो गए, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी को वो सुन सकते हैं या फिर कौन सी फ्रीक्वेंसी में वो कम्युनिकेट करते हैं, अल्ट्रासोनिक होती है, फिर इंफ्रासोनिक होती है, फिर ऑडिबल होती है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से पता लगेंगी, क्लास 9th के चैप्टर से। तो क्लास 9 से आपको साउंड चैप्टर पहले करना है, उसके बाद फिर वेव्स को करना है। और वेव में डायरेक्ट आपने फॉर्मूले और उसके की पॉइंट्स पढ़ने हैं और उसके क्वेश्चन करने हैं बस। ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है चैप्टर को आपने, ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे इससे, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे आपके पास स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्मूले हो गए, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, कौन सी प्रोसेस होती है, एडियाबैटिक होती है, फिर आइसोथर्मल होती है, वो सारी चीजें आपको बतानी है इस चैप्टर की टर्म्स में। तो ऑसिलेशन वेव दोनों अगर चैप्टर मिलाया जाए तो इनसे आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं इससे भी, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भी। चलो, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लास 12th का चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे भी आपको 3 क्वेश्चन बने हुए हैं, लास्ट एग्जाम हुआ आपका उसमें 3 क्वेश्चन के अराउंड इसमें से बने हुए हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या चीजें आती थी, इसमें क्या क्या चीज पढ़ते थे आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपके पास क्या क्या चीजें आती थी। फर्स्ट तो पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, इस तरह की चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। ये कुछ ऐसा फॉर्मूला आता था, E इज इक्वल टू माइनस डेल V, मतलब E इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ V, कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनता था यहाँ पे। उसके अलावा डाइपोल वगैरह, पोटेंशियल डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो कुछ इस तरह के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएंगे। ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता आपको, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम ही कम होता है। टाइम कम होगा तो जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि आपको सिर्फ उसको 30 सेकंड तक देना है, 30 सेकंड या फिर मैक्सिमम 1 मिनट। 1 मिनट तक आप किसी क्वेश्चन को दे सकते हो। कुछ क्वेश्चन फिजिक्स में आपको, मान लो कि आपके पास 40 क्वेश्चन फिजिक्स के आ रहे हैं, 40 में से अप्रोक्स 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही हो जाते हैं, जिनको हार्डली 15 to 20 सेकंड लगेंगे, ठीक है। कुछ डायरेक्ट कंडीशन बेस्ड होते हैं या फिर फॉर्मूला आता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको 15 to 20 देखने को मिलेंगे, उसमें तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा। बाकी की जो 20 क्वेश्चन है उनमें आपको हार्डली 1 मिनट वेस्ट करना है अपना, ठीक है। मैं वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जितना ज्यादा टाइम लगाओगे उतना आपका दूसरा पोर्शन इंपैक्ट होएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, जिस भी क्वेश्चन में आप अटकते हो, अगर आपको सिंपल लग रहा है पर आपसे नहीं हो रहा, तो आपने उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है, उसको बाद में करो, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पे अटके और उसको ही करते रहो पूरा टाइम, ये चीज आपने नहीं करनी है। ये सबसे गलत वे होता है क्वेश्चन को करने का।
फिर आपके पास आएगा यहाँ पे कैपेसिटर्स या फिर कैपेसिटेंस वगैरह, सीरीज में ऐड करना आना चाहिए आपको कैपेसिटर्स को, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे एक आपके पास टॉपिक आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, डिटेल सिलेबस की वीडियो भी आपने देखनी है इसके साथ साथ, ठीक है। एक बार इसको देख लेना पूरा, इसमें भी काफी कुछ है आपके पास। बाकी आपने डिटेल सिलेबस की जो वीडियो थी उसको भी साथ साथ देखना है इसके, मैं डिस्क्रिप्शन में इसको ऐड करा दूंगा आपके लिए। तो इतना पार्ट आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है, इसमें से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनते। तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, स्टार लगा हुआ है। चलो नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 क्वेश्चन तो लास्ट ईयर भी बने हुए इससे, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। इसमें भी आपको सिंपल सिंपल चीजें ऐसी पढ़नी है, जब चार्ज मोशन करने लग जाता है तो उसकी टर्म में करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है पूरा, ठीक है। या तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या चीज होती है, करंट हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 2-3 फॉर्मूले होते हैं, दोनों तीनों फॉर्मूले आपने पढ़ के लिख देने, ठीक है, डेरिवेशन नहीं करनी, फॉर्मूले आपने याद करने इसके। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा इसमें, करंट हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, उसके बाद हमारे पास इसमें रहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के और कौन टॉपिक थे, अच्छा ये रहा ओम्स लॉ, ये तो पहले से पढ़ रहे हो आप। और इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म मेरे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, जो इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला आएगा, उससे ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं आपसे। J = सिग्मा E, ये आपने याद रखना है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें आएंगी इसमें से। फिर यहाँ पे आगे रेजिस्टेंस वगैरह आ जाएंगे, उसके इक्विवेलेंट करने के सब चीजें, कि रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में ऐड करना है, पैरेलल में, रेजिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल में ऐड करना आना चाहिए आपको, सीरीज एंड पैरेलल। रेजिस्टिविटी, जब भी रेजिस्टिविटी का वर्ड आएगा साथ में कंडक्टिविटी भी खुद लगाना है। रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, वो पढ़ना है, उनकी यूनिट्स पढ़नी है। रेजिस्टिविटी, इसका जो अपोजिट होता है कंडक्टिविटी, वो आपने पढ़ना है। इन सब के रिलेशन, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रही हैं सारी चीजें, तो ये सारी चीजें आपने इस चैप्टर में पढ़ लेनी है। बस इतना पार्ट में से आपको आएगा, ठीक है, ज्यादा इसमें से कुछ डीप नहीं पूछेंगे आपसे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आपको, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से भी बन जाते हैं। जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैंने आपको बोला था, सेम उसी तरह से चैप्टर रहता है मैग्नेटिज्म। इसके में सारा पार्ट क्या रहेगा, ये तो स्टार्टिंग में रहेगा, इसमें मैग्नेट से रिलेटेड चीजें, ठीक है, मैग्नेट हो गया। उसके अलावा मैग्नेट के टाइप आपको पता होने चाहिए सारे। मैग्नेट के ऐसे आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या रहेगा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इन्हीं चीजों से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब ये टॉपिक इसमें कम ही है बट क्वेश्चन काफी बन जाते हैं। जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रहने वाला है, सेम उसी तरह से ये वाला चैप्टर भी रहता है। इसके साथ एक चैप्टर और होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें से थोड़ा कम पोर्शन होता है इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके साथ एक और आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, पूरा कंप्लीट इसको बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो उसमें से भी क्वेश्चन आपको थोड़े से ही बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते। जैसे वहां पे आपको क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड आपने करना है। बायोट सेवर्ट लॉ एक बार देख लेना, एम्पियर सर्किटल लॉ, तो ये 3 चीज उसमें से भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपने कर ली। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट है EMI एंड AC, इनमें से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इसमें आपके पास ना कुछ चीजें आती हैं, जैसे AC जनरेटर, DC जनरेटर, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, ये सारी चीजें आती हैं यहाँ पे, दोनों चैप्टर में आती है, वैसे एक ही यूनिट होती है पूरी कंप्लीट ये। तो इनके वर्किंग प्रिंसिपल पूछ लेंगे आपसे, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेंगे। तो इस चैप्टर में से कुछ ऐसा पोर्शन रहेगा आपको,
ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है इसको भी, इसके भी की पॉइंट्स बनाने हैं, फॉर्मूला आपने लर्न करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। आप इजी एमसीक्यू भी कर सकते हो, जैसे नीट में कोई आपके पास अगर प्रीवियस ईयर में कोई काफी पहले ऐसे हमारे पास AIPMT वगैरह होता था, उसके सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते थे, आप उनको ट्राई करो। अगर आपने प्रैक्टिस भी करनी है HPTGT के लिए तो आप क्या कर सकते हो, जो नीट के प्रीवियस ईयर है, काफी पहले क्वेश्चन है जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते थे, उनको आपने करना है। इन चैप्टर को जब प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस के साथ आपने नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आप, जो इजी वाले होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं EM वेव्स। EM वेव्स में आपको क्या आता है, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन। जो EM वेव्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, एक तो आपको ये पूरा याद होना चाहिए, पूरा पैटर्न GXUV MR, ये बार बार मैं बताता हूं सबको। जैसे गामा रेज हो गया, ये लिखूंगा बस, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इन सब की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, इनकी वेवलेंथ रेंज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए इन डिटेल। तो इस चैप्टर में से कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन आपको बनते हैं EM वेव। और EM वेव में हमारे पास ना जो फॉर्मूले होते हैं ना, काफी लिमिटेड फॉर्मूले, 5-6 फॉर्मूले होते हैं पढ़ने के, बस वो आपने पढ़ने हैं। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दोनों ऑप्टिक्स आ जाती हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। चलो, रे ऑप्टिक्स की बात करें, जिसको हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, इसमें सबसे पहले आपको प्लेन मिरर करना है, फिर आपने क्या करना है, स्फेरिकल मिरर करने हैं। जब मैं प्लेन मिरर आपको बोल रहा हूं, उसके आपने मैग्निफिकेशन भी आपको उसका पता होना चाहिए, उसकी फोकल लेंथ आपको पता होनी चाहिए, उसकी डिटेल सारी पता होनी चाहिए आपको। फिर आपके पास आएगा, दो प्लेन मिरर को किसी एंगल पे लगा दिए तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, नंबर ऑफ इमेजेस का कंसेप्ट आपने करना है, ठीक है, कितनी इमेज बनती है। अच्छा, उसमें ओड इवन का केस भी बनता है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक एक सिंपल फॉर्मूला मत करके चले जाना, आपने क्या करना है, उसका पूरा केस कंसेप्ट पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपने इमेजेस बनानी है वहां पे। रे ऑप्टिक्स में उसके अलावा हमारे पास टॉपिक्स रहने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स के बाद आपके पास आएंगे लेंसेज, लेंसेज के बाद आएगा ह्यूमन आई। तो ये सारे टॉपिक आपने इसमें पढ़ने हैं। वेव ऑप्टिक्स में आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे करना है, मेन टॉपिक जो यहाँ का है वो आपके पास है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस आपने करना है, लिख देते हैं एक बार वेव ऑप्टिक्स का पार्ट। जो फर्स्ट टॉपिक यहां पे इंपॉर्टेंट है वो है इंटरफेरेंस, सेकंड इज पोलराइजेशन, थर्ड इज डाइफ्रैक्शन। कि 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं यहां से, तो ये इसका पार्ट था। रे ऑप्टिक्स में अगर बात करें तो रे ऑप्टिक्स में कुछ टॉपिक लिख ही देता हूं मैं। रिफ्लेक्शन आपको आना चाहिए, रिफ्लेक्शन और प्लेन मिरर वगैरह। रिफ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन में आपके पास कंसेप्ट आ जाते हैं, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, वो सब चीजें, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आना चाहिए, इसके एग्जाम्पल आने चाहिए आपको। स्फेरिकल मिरर्स पता होना चाहिए आपको, मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्फेरिकल मिरर और मिरर फॉर्मूला। उसके बाद आपको लेंसेज पता होने चाहिए, लेंसेज के बाद आपको क्या पता होना चाहिए, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में क्या करना है आपने, टाइप्स पढ़ने हैं उसके, उनकी रिजॉल्विंग पावर पढ़नी है, ये सब चीज पढ़नी है सिर्फ माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में। लास्ट टॉपिक रह गया आपका यहाँ पे ह्यूमन आई, कि कौन सी जो डिफेक्ट होती है किस लेंस से करेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें इसमें पढ़नी है आपने। बाकी तो बायो का पोर्शन बन जाता है। आपने फिजिक्स में कितना पढ़ना होता है कि आपके पास कौन सा लेंस कौन सी बीमारी को ठीक कर सकता है, जैसे कोई आंख की बीमारी है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस करेक्ट कर सकता है उसको, जैसे फार साइटेडनेस होता है, फिर शॉर्ट साइटेडनेस होता है, उनको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, ठीक है। लेंस की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पे यूज होता है और कॉनकेव लेंस कहाँ पे यूज होता है, ये सारी चीजें। जैसे कुछ हमारे पास आई डिफेक्ट होता है, इसमें साइलेंट्रिकल लेंस यूज होता है, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या था, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स का पार्ट। नेक्स्ट करते हैं, चलो ऑप्टिक्स के बाद हमारे पास क्या, डुअल नेचर ऑफ मैटर, काफी इंपॉर्टेंट है।
इसमें मेन क्या रहता है आपको डुअल नेचर ऑफ मैटर में लिख देते हैं। फर्स्ट रहेगा यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काफी पोर्शन तो यही कवर कर लेगा। जैसे आपको थोड़ा सा ना पोर्शन क्या रहता है ना, हल्का सा ग्रेजुएशन का पोर्शन का भी आ सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन से आ सकते हैं, तो आप इसमें ना सिर्फ एक टॉपिक ऐड कर सकते हैं इस चैप्टर का। जैसे पहले क्वेश्चन आया भी हुआ एक बार, कॉम्पटन इफेक्ट या फिर पेयर प्रोडक्शन, मतलब डीप में नहीं पढ़ने आपने, इन दो टॉपिक को मैं ऐड करा रहा हूं अलग से, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में भी दिख जाएगा आपको सेम। तो ये हो गया। देन हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इनको आपने कम ही देखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप इसको करने बैठ जाओ अलग से कि ये तो सर नहीं आएगा, ये तो काफी टिपिकल है ये सब चीज, तो इसको बस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आपके क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, मोमेंटम, एनर्जी, सब चीज, ये सारी चीज करनी है आपने। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो जाएगी, प्रोटॉन के लिए क्या होगी, ये सब चीजें आपने इसमें करनी है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। एटम्स आ गया। एटम्स में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मॉडल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे रदरफोर्ड मॉडल हो गया, क्या उसका रिजल्ट था, क्या उसने वहां पे एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट वगैरह रदरफोर्ड का। नेक्स्ट हमारे पास नील बोर्स का एक एक्सपेरिमेंट था, बोर मॉडल जिसको बोलते थे हम, ठीक है। बोर मॉडल के रिजल्ट क्या थे, वहां पे रेडियस क्या आई थी, रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वहां पे एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एनर्जी तो काफी यूज करते हो आप, एनर्जी कितनी होती है, -13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी ये यहां तक आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला काफी यूज होता है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, एनर्जी लेवल्स बनाते हैं। जैसे हम लाइमन, बामर, पास्टन, ये सब चीज, ये एनर्जी के फॉर्मूले के बाद वो सारी चीज पॉसिबल हुई थी, ठीक है। जो स्प्लिटिंग वगैरह वाली चीजें जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, तो ये फॉर्मूला उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। रेडियस का पता होना चाहिए, बोर्स रेडियस आपको पता होनी चाहिए, वेलोसिटी की ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होती है, वो सारी चीज आपको इस चैप्टर से पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में आपने क्या क्या चीज पढ़ सकते हो आप। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे पढ़ने जो केमिस्ट्री वाली टर्म होती हैं, बता देता हूं एक बार, आइसोबार, आइसोटॉप। वैसे इनका क्वेश्चन तो आपको फिजिक्स में देखने को नहीं मिलेगा, इसका केमिस्ट्री में मिलेगा आपको। वैसे आइसोबार, आइसोटॉप, आइसोटोन, इससे रिलेटेड, जैसे आइसोटोन भी होता है यहाँ पे, वो क्वेश्चन आपको मिलते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे आपके, बनेंगे तो न्यूक्लियर फिजन से या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, ये कि कहाँ कहाँ पे ये दोनों चीज यूज होती हैं, कौन सी प्रोसेस कहाँ पे यूज हो रही है, सन के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर क्या हो रहा है, ये सब चीजें। इसके अलावा यहाँ पे क्या बन सकता है आपका, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी आपको पता होनी चाहिए। एक होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसका ग्राफ आपको आना चाहिए। ग्राफ के 8 या 10 पॉइंट होंगे, वो आपने पढ़ने हैं। ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ के 8 या 10 पॉइंट होंगे, सिर्फ वो पढ़ने हैं आपने इन वाले टॉपिक से, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, सारा पार्ट न्यूक्लियाई का। अच्छा, इसमें एक हल्का सा पार्ट होता है रेडियो एक्टिविटी का, रेडियो एक्टिविटी को हल्का सा देख लेना, हाफ लाइफ वगैरह, एक्टिविटी, ये सब चीजें। वैसे मेनली तो क्वेश्चन आपको यहाँ से कम ही देखने को मिलेगा, पर आप इसको करो थोड़ा, रेडियो एक्टिविटी को भी करो यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपको कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको करनी है, ये सब चीजें आपने यहाँ से करनी है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो यहाँ से, सेमीकंडक्टर में से एन टाइप, पी टाइप, ये सेमीकंडक्टर कर सकते हो, ट्रांजिस्टर थोड़ा सा देख सकते हो, तो वो सिर्फ इतना ही पार्ट इसमें रहता है। या फिर लॉजिक गेट से तो आपको क्वेश्चन बना ही नहीं कभी यहाँ से, तो इतना ही पार्ट कर सकते हो। फिर आप थोड़ा सा पार्ट कर सकते हो डायोड वगैरह, जैसे पीएन डायोड हमारे पास होती है, वो कर सकते हो। उसके अलावा सोलर पैनल, सॉरी सोलर सेल, सोलर सेल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एलईडी कर सकते हो, एलईडी की वर्किंग वगैरह थोड़ी सी, ये थोड़ा सा पार्ट होता है, जैसे जिनर डायोड हो गई, सोलर सेल हो गया, एलईडी हो गया, ये सब चीजें यहाँ से थोड़ा बहुत ये कर सकते हो आप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ये लास्ट है आज का।
ठीक है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, मेन तो यही पार्ट रहता है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में आपने क्या करना है, सॉरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में आप कर सकते हो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसने डिस्कवर किया था, किस यूज के लिए था वो, तो ये चीज आपने करनी है। उसमें आप थोड़ा साइंटिस्ट वगैरह भी देख सकते हो, कौन से साइंटिस्ट ने वो डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन में से रेयर पूछे जाते हैं, पर आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, ठीक है। लास्ट रहता है बस इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले था वैसे तो, पर ये थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा हुआ है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसके ऊपर भी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में से क्या क्या पूछ सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको भी थोड़ा सा लिख देते हैं। चलो, क्या यहां से बन सकता है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे इतने। नेक्स्ट हमारे पास इसमें रहेगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से क्वेश्चन बन जाता है, कूलम्स लॉ हो गया। उसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे डाइपोल हो गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ से, इनमें से आपको क्वेश्चन बन सकता है, आपने इतना ही करना है पोर्शन, ठीक है। तो लास्ट चैप्टर था आपका ये आज का, जो डिस्कशन में रखा हुआ हमने। अच्छा, रोटेशनल भी है इसके बाद। रोटेशनल भी में हमारे पास क्या चीज कर सकते हैं हम, रोटेशनल भी है भी। रोटेशनल में हम क्या चीज कर सकते हैं, दो टॉपिक आएंगे इसमें से मेन। फर्स्ट इज सेंटर ऑफ मास, सेकेंड इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, काफी ज्यादा डिटेल में हो गया ये चीजें, तो होपफुली आप सबको आइडिया हो जाए कि आपका किस तरह का पेपर आता है और किस तरह से आपने इसकी अप्रोच रखनी है। मेनली तो स्ट्रेटेजी थी, मैंने आपको साथ में डिटेलिंग कर दी टॉपिक्स की कि क्या टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका। प्रीवियस ईयर आपने करने हैं, प्रैक्टिस करने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपने, ठीक है। उसके अलावा आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ो रोज डेली, 2-3 कंसेप्ट कर सकते हो, उनके साथ न्यूमेरिकल करने हैं सेम कंसेप्ट के। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स तो मस्ट है, वो आपने बनाने ही बनाने हैं, उनके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था आज का पूरा सेशन। इसमें आपने जो भी चीज देखी है, ठीक है, एंड तक देखना है आपने पूरा सेशन, वैसे तो आपने देख ही लिया होगा वैसे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक जो बैच हमारा लॉन्च हो रहा है 17 जुलाई से, ये लिखा 17 जुलाई से बैच लॉन्च हो रहा है। इसमें आप मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट एंड कॉमर्स के लिए एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कर सकते हो सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।